क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक विंड्स। इससे पहले जो मेजर फैक्टर्स थे एलिमेंट्स एंड वेदर्स के, तो हम लोग ने डिस्कस किया था एलिमेंट्स एंड वेदर्स के सबसे पहला वाला जो टॉपिक था फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स एलिमेंट्स एंड वेदर, दैट वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर। तो हमने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों डिस्कस कर लिया है टॉपिक। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारे एलिमेंट्स एंड वेदर्स को अफेक्ट्स करता है वो है विंड। तो हम लोग शुरू करते हैं विंड से। नाउ विंड, एयर मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन द वर्टिकल डायरेक्शंस। तो एयर जो ब्लो होती है, अब यहाँ पे जिस तरह से अर्थ के पिक्चर्स हम लोग ने डिस्कस किया था प्रेशर बेल्ट, तो इसी पिक्चर्स को यूज़ करते हैं कि जो एयर ब्लो होती है वो दोनों डायरेक्शन में ब्लो होती है। एक तो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से मूव करती है, इस तरह से मूव करती है, एयर ब्लो करती है। और एक होता है जो वर्टिकल भी होती है, तो वर्टिकल जो होती है तो ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करती है वर्टिकल। तो यहाँ पे दे ब्लो इन बोथ द डायरेक्शंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द नेक्स्ट इज वर्टिकल। तो दोनों ही जब वो ब्लो करती है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों का नाम भी अलग हो जाता है। सो एयर दैट ब्लो इन द हॉरिजॉन्टल, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लो करती है उसे कहा जाता है विंड। सो जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लो होती है तो उसे कहा गया कि वो विंड है। लेकिन जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है वर्टिकल के अंदर, तो उसे कहा जाता है एयर करंट, कि एयर करंट। तो इस तरह से दे आर टू टाइप्स व्हेन इट इज मूव्स इन द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले जब हॉरिजॉन्टली मूव होती है जब, तो उसको विंड कहते हैं, और जब वो वर्टिकल मूव करती है तो उसे एयर करंट्स कहते हैं। मतलब इसमें कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। एयर ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर बेल्ट एरिया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वेटोरियल इज द लो प्रेशर एरिया। उसके बाद ये ब्लैक वाला जो हो गया था वो हाई प्रेशर एरिया था, वापस ये हाई प्रेशर एरिया है, ये वाला हाई प्रेशर एरिया है। तो यहाँ पे एयर ब्लो फ्रॉम, हमेशा याद रखना कि एयर जो है ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाती है। ये वाला हाई प्रेशर से तो ये लो प्रेशर, इस तरह से ये हाई प्रेशर से तो ये लो प्रेशर में जाएंगे। तो इसी तरह से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। तो एयर always remember that air blow from the high pressure belt toward the low pressure belt area or low pressure area. The direction of the wind is determined. अभी जो विंड मूव करती है इससे हमें पता कैसे चलता है कि जो विंड है मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन कैसी, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है, उस इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है विंड वैन। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन कि डायरेक्शंस क्या है विंड्स की, वो हमें पता चलता है। अब उसकी स्पीड कितनी है, विंड्स की जो स्पीड होती है वो कितनी है, वो भी मेजर कर सकते हैं थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट विच वाज कॉल्ड एज एनीमोमीटर। तो ये है एनीमोमीटर्स के थ्रू उसकी स्पीड उसका स्पीड पता चलता है, और उसकी डायरेक्शंस अगर हमें पता चल करना है विंड्स का तो विंड वैन के थ्रू। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है। विंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। विंड्स को क्लासीफाई किया है 4 टाइप्स में। पहला है प्लानिटरी विंड, द पीरियोडिक विंड, लोकल विंड एंड वेरिएबल विंड। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले प्लानिटरी विंड। द प्लानिटरी विंड किसे कहेंगे? विंड्स दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस, जो एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती है, घूमती रहती है, चेंजेस नहीं करती है, तो उसे कहा जाता है कि वो विंड कौन सी है? प्लानिटरी विंड है। ठीक है। अब उसी तरह से दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड। तो यहाँ पे क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, वो कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में और घूम रही है, प्रिवेल कर रही है, तो उसको हम लोग प्लानिटरी विंड के साथ साथ या फिर हमसे परमानेंट विंड के नाम से भी बोल सकते हैं। तो वो क्योंकि वो परमानेंट डायरेक्शन में ही ब्लो करती है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन्स टू द लो प्रेशर। और ये विंड ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया में। द मेन टाइप ऑफ प्लानिटरी विंड्स, तो ये अब ये प्लानिटरी टाइप्स हो गया था। अब प्लानिटरी में कितने सारे टाइप्स है प्लानिटरी विंड में, तो उसे हम लोग ट्रेड विंड के नाम से बोलते हैं, वेस्टर्लिस के थ्रू बोलते हैं, या फिर पोलर विंड्स। तो ये जो है ये एग्जाम्पल ऑफ प्लानिटरी विंड, या फिर उसको हम लोग परमानेंट विंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्लोब में
पूरी पिक्चर्स है, इसके डायरेक्शंस बता दिया गया किस तरह से मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर्स टुवर्ड द लो प्रेशर्स में जब वो मूव करती है। तो ये रहा प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज विंड, तो ये है वेस्टर्लीज विंड जहाँ पे मूव करी हाई प्रेशर्स टुवर्ड द लो प्रेशर्स एरियाज में। तो वेस्टर्लीज है, ट्रेड विंड है एंड द पोलर विंड। तो इस तरह से ये सारे विंड्स हो गए हमारे प्लानिटरी विंड। फिर नेक्स्ट है ट्रेड विंड ना। तो यहाँ पे प्लानिटरी विंड्स जब तो टाइप्स उसको वापस से हम लोगों ने क्लासीफाई करना है कि दे आर टाइप्स, मेन टाइप्स ऑफ प्लानिटरी विंड्स कौन सी है, ट्रेड विंड है, वेस्टर्लीज विंड एंड पोलर विंड है। तो उसको वापस से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेड विंड ना। ट्रेड विंड में These winds blow from the subtropical high pressure belt, ये subtropical high pressure belt से to the equatorial low pressure belt में blow करती है। तो हाई प्रेशर, तो सारी winds जो है हाई प्रेशर बेल्ट से ही blow करके जब वो मूव करती है toward the low pressure belt in both the hemisphere, that is northern hemisphere and the southern hemisphere, दोनों ही हेमिस्फीयर में blow होती है ट्रेड विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सो दे blow from the north east in the northern hemisphere एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इसी तरह से ये ब्लो करती है। तो मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ हो गई और ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो जो डायरेक्शन है इसका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में, सो नॉर्थ ईस्ट, तो ये पोर्शन मतलब ये यहाँ से ब्लो हो रही है। एंड फिर नेक्स्ट आता है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट ये हो गया साउथ ईस्ट, तो इसी डायरेक्शन में ब्लो होती है इस तरह से। तो ये हो गया इसका ट्रेड विंड का। फिर आता है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज विंड्स, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के उसके ऊपर ट्रॉपिकल देन सब ट्रॉपिकल्स, तो सब ट्रॉपिकल से ब्लो होती है हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर्स। तो पोलर रीजन पे मूव करती है, दैट इज पोलर रीजन मोस्टली 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ, तो वो हो गया पोलर रीजन। तो उसमें ब्लो करती है टू द हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट में, मतलब सब ट्रॉपिकल हो गया 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ भी है, तो सब ट्रॉपिकल वो डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ वो हाई प्रेशर बेल्ट है। तो हाई प्रेशर बेल्ट से वो मूव करती लो प्रेशर बेल्ट में, सब पोलर बेल्ट में, दैट इज 60 डिग्री नॉर्थ या फिर 60 डिग्री साउथ। दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो वैसे ये नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इसका जो है ब्लो ये नॉर्थ वेस्ट वाला हो गया और ये साउथ वेस्ट वाला हो गया। तो ये ब्लो इस तरह से कर रही है वेस्टर्लीज। तो अभी हमने ट्रेड किया था नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट था, तो ये ट्रेड था और ये वेस्टर्लीज हो गया। तो इसी तरह से सबके अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन ये परमानेंट डायरेक्शन है जो इसी डायरेक्शन में वो ब्लो करती है। फिर नेक्स्ट आता है पोलर विंड ना। पोलर विंड जो है, तो पोलर विंड में आ गया पोलर विंड। तो पोलर विंड में क्या हो गया, द पोलर विंड, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोलर विंड से ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है और ये हाई प्रेशर से मूव करके कहाँ जाएगी, टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये हो गया 90 डिग्री यहाँ से, तो ये 60 डिग्री से सब पोलर से मूव करेगी विंड ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो हाई प्रेशर जो है पोलर दैट वाज 90 डिग्री, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, तो सब पोलर आ गया, तो हो गया 60 डिग्री। तो 90 डिग्री हाई प्रेशर हो गया, अब वहाँ से ब्लो करके कहाँ जाएंगे 60 डिग्री सब पोलर में। तो ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो इसी तरह से इसका डायरेक्शन है। तो हाई प्रेशर से, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो हाई प्रेशर है और 60 डिग्री था वो लो प्रेशर एरिया था, तो इसी तरह से ये ब्लो कर रही है। So they blow from the northeast in the northern hemisphere and southeast in the southern hemisphere। तो वैसे ही है कि ये नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करती है, तो ये हो गया, और साउथ नीचे है, तो ये नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों डायरेक्शन से ब्लो होती है इस तरह से। फिर आता है नेक्स्ट, तो ये हमारा जो डिस्कस किया ये हमारा प्लानिटरी विंड्स था। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं, दूसरा आ गया प्लानिटरी के बाद आ गया पीरियोडिक विंड। तो पीरियोडिक विंड नेक्स्ट है, द विंड दैट चेंजेस देयर डायरेक्शंस पीरियोडिकली। तो जो विंड्स अपनी डायरेक्शंस चेंज करती रहती है समय के अकॉर्डिंग, सीजन्स के अकॉर्डिंग, तो उसे कहा जाता है पीरियोडिक विंड। दे आर कॉज्ड बाय अनइक्वल हीटिंग्स एंड कूलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ
and differences in atmospheric pressures. तो इसी तरह से ये जो विंड, पीरियोडिक विंड्स जो अपनी डायरेक्शंस चेंज करते हैं ड्यू टू सम सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है। तो ये होता है जब हीटिंग, जो हीट होती है, सरफेस कितना हीट होता है और फिर कितने जल्दी कूल हो जाता है, तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द सरफेस से उसका अफेक्ट होता है और अफेक्ट के कारण चेंजेस आती है, तो इसीलिए वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है। तो इसी तरह से इसे हम लोग पीरियोडिक विंड्स के नाम से भी कहते हैं या फिर इसको सीजनल विंड भी नाम से कहा जाता है। तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है मानसून विंड्स जो इंडिया में प्रिवेल होता है, और एग्जाम्पल है मानसून विंड का जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि लैंड एंड सी ब्रीज, क्योंकि लैंड एंड सी ब्रीज में डे एंड नाइट में हीटिंग था, सरफेस जो हीट होता था और जल्दी सबसे ज़्यादा वो हीट को रिड्यूस मतलब रिलीज भी करता था, और पानी जितना टाइम लगता था उसको गर्म होने में, उसको फिर वापस उसको रिलीज करने में भी टाइम लगता था। तो इसी तरह से ये विंड जो है वो चेंजेस करती है, तो उसको पीरियोडिक विंड भी कहा जाता है या फिर सीजनल विंड भी कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? मॉनसून विंड्स। अब आता है लोकल विंड। लोकल विंड्स में अगर हम लोग मूव करते हैं तो लोकल विंड्स, द विंड्स विच ब्लो ओवर स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया में ब्लो करती है और फिर शॉर्ट पीरियड, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में टाइम्स के लिए। मोस्ट ऑफ दीज विंड्स आर सीजनल विंड्स। तो इसे सीजनल विंड्स के नाम से कहा जा रहा है क्योंकि ये सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो गर्मियों में कितना ज़्यादा हॉट ब्लो होती है तो हम लोकल में मोस्टली लू के नाम से कहते हैं, तो इसे सीजनल कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही ब्लो होती है, इतना ज़्यादा गर्म। तो इसी तरह से इसको सीजनल विंड्स के नाम से भी कहते हैं। दे कॉज अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत गर्म होती है, और डिक्रीज भी हो जाती है, इंक्रीज भी हो जाती है। तो जितना ज़्यादा दिन में इतना गर्म था तो शाम को और रात में जैसे ही होते के रात उसका टेम्परेचर में चेंजेस आता है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह से ये डिपेंड करता है। तो ये लोकल विंड एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में मैंने पहले कहा कि लू, ये जो लू है ये मोस्टली समर सीजन में ब्लो होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर चिनोक कहते हैं एंड इन यूरोप में फोएम कहते हैं। तो ये अलग अलग लोकल विंड्स अलग अलग नामों से, लेकिन सभी कंट्रीज़ में ये ब्लो होती है, और ये सिर्फ कौन सी एरिया में होती है, वेरी शॉर्ट एरिया में ब्लो करती है। फिर आता है नेक्स्ट वेरिएबल विंड। ना वेरिएबल विंड्स किसे कहते हैं? जो साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोन एग्जाम्पल्स है ये वेरिएबल विंड्स के। साइक्लोनिक विंड्स होती, बहुत तूफान आता है, डिस्टर्बेंस होता है, क्रिएट होता है, डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। सो ए साइक्लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर्स। तो जो लो प्रेशर्स हो रहा है, क्यों हो रहा है लो प्रेशर्स? क्योंकि यहाँ पे हीटिंग जो थी सन की, वो जब गर्मी पड़ रही थी, डायग्राम के थ्रू करते हैं अगर, तो जैसा सन जब उसकी हीट पड़ रही थी लैंड के ऊपर है, तो मान लो ये एरिया लैंड है, तो यहाँ पर ये एरिया गर्म हो गया, तो ये गर्म होने के बाद जो एयर क्या हो गया, वो राइजेस हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वार्म हो जाएगा, वो लाइट हो जाएगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पर ही फिर जैसे ही ये अगर लैंड हो तो ये सी ब्रीज यहाँ से ठंडी हवा जाती है तो हेवी होती है, तो इस तरह से वो नीचे वापस उस एरिया को ऑक्यूपाई करती है। तो इस तरह से ये भी चीज़ें जो ये सरफेस में होता है, तो ये वार्म एयर एंड कोल्ड एयर जो ये कंटिन्यूसली चेंजेस होती है, तो ये लो प्रेशर वाला हो गया, ये ठंडा हवा जो आ रहा है वो हाई प्रेशर वाला हो गया। तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के कारण जो क्रिएट हो रहा है, तो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और इसके अंदर क्या होती है, जैसे ठंडा और गर्म मिक्स हो जाता है तो सडनली बहुत कुछ टेम्परेचर में चेंजेस आता है। तो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो इन अ स्पिरल मोशन, जब ये मूव करती रहती है अराउंड द सेंटर्स के थ्रू, इस तरह से मूवमेंट होता रहता है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, तो इसी तरह से एक साइक्लोन की प्रेशर्स क्रिएट होती है और बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है, और इसके कारण ये हेवी रेन ब्रिंग करती है, बहुत ज़्यादा बारिश लेके आती है, और साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टॉर्म भी होती है, कभी कभी स्टॉर्म्स भी होती है, बहुत ज़्यादा तूफान आती है, तो डैमेज भी होता है, बहुत एरिया नुकसान भी कर लेते हैं, बहुत सारे सामान इवन, एंड बहुत अगर इसकी स्पीड और इसकी प्रेशर ज़्यादा होगी तो इवन एनिमल्स एंड मोस्टली जो हाउसेज होती है जो ज़्यादा पक्के नहीं होते, कच्चे मकान होते, वो भी टूट जाते हैं। फिर दूसरा है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन इज द प्रेशर हाई प्रेशर एरिया में है सराउंडेड बाय द लो प्रेशर्स। तो हमने पहले वाला जो पढ़ा साइक्लोन का वो था लो प्रेशर से
सराउंड था हाई प्रेशर्स। अब यहाँ पे उल्टा है, ये लो प्रेशर्स है सेंटर और सराउंडेड है, सॉरी ये उल्टा बोल दिया कि सराउंडेड जो है ये हाई प्रेशर्स है और सराउंडेड है लो प्रेशर से, LP लो प्रेशर जोन से। तो इसी तरह से ये एंटी साइक्लोन एरिया क्रिएट करता है और ये विंड जो है जेंटली विंड्स ब्लो और वो हवा जो है वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती, आराम से शांत ठंडी ठंडी हवा ब्लो होती है सभी डायरेक्शन में सेंटर से। तो वैसे ही वह सेंटर से ब्लो करेगी, इस तरह से सेंटर से ब्लो करेगी ऑल डायरेक्शंस में। एंड द एंटी साइक्लोन ब्रिंग्स फाइन वेदर्स एंड क्लियर स्काई। तो इससे क्या हो जाता है, जो वेदर होती है वो अच्छा साफ सुथरा हो जाता है, क्लियर स्काई हो जाती है, मौसम ठंडा, मतलब टेम्परेचर में कमी आ जाती है। तो ये कब होता है, जब ये हाई प्रेशर्स, मतलब सेंटर क्या हो जाएगा, क्रिएट करेगा हाई प्रेशर्स, ये हाई प्रेशर्स रहेगा और हाई प्रेशर्स सराउंडेड बाय द लो प्रेशर्स होता है, तभी एंटी होती है। और यहीं पे उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर सेंटर जो है वो लो प्रेशर्स है और सराउंडेड है किससे, हाई प्रेशर से, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोन डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों में, एक में तो डिस्ट्रक्शंस होता है, बहुत ज़्यादा तबाही आती है, और दूसरा जो है वेदर को क्या कर देता है, अच्छा कर देता है, फाइन एंड कूल वेदर कर देता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटीज जो है किसे कहते हैं कि ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि जो एयर ब्लो होती है जिस तरह से बहती है तो उसमें एयर्स में कितना पानी है, उसमें कोई ड्राई होती है, कोई इसमें मॉइस्चर कंटेंट करता है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट मॉइस्चर कंटेंट करता है, वाटर वेपर कंटेंट करता है, उसी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर, इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो वो भी डिपेंड करता है कि वो एरिया कौन सा है। अगर डेजर्ट एरिया है तो वाटर वेपर उसमें कम रहेगा, तो उस तरह से ईस्टर्न कोस्टल एरिया है तो उसमें वाटर वेपर ज़्यादा रहेगा। तो डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए कहा गया फ्रॉम टाइम टू टाइम। समर सीजन है तो इवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है, तो इस तरह से समय पे एंड प्लेस पे डिपेंड करता है कि वाटर वेपर कितना ज़्यादा है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, तो जो वाटर वेपर है एटमोसफियर के अंदर केम फ्रॉम द इवोपरेशंस। तो वाटर वेपर आता कहाँ से, जब इवोपरेशंस होती है, जैसे रिवर्स है, लेक है, वाटर, जितने सारे वाटर बॉडीज़ है हमारी, वहाँ से, अभी ये वाटर बॉडीज़ है, पानी है, तो यहाँ से सन की रोशनी पड़ती है तो वो क्या बनता है, वो गर्म होता है, तो धीरे धीरे इस तरह से एयर जो वो भाप बन के ऊपर जाती है, तो इस तरह से उसमें जो एयर है साथ में वो कंटेन करके जाते हैं उसके अंदर, वो कलेक्ट करके राइज होती है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा सा इवापोरेशन जो होती है, तो दैट इज़ वाटर वेपर, भाप बनता है जिसे। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परेचर्स, तो ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है टेम्परेचर से। क्यों, क्योंकि इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हाई, गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो इवापोरेशंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड इवापोरेशन विल मोर, तो उससे ह्यूमिडिटी विल बी हाई। तो वैसे ही अगर इवापोरेशन ज़्यादा होगा और तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, नमी भी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वाटर जो है वाटर वेपर मिक्स हो जाएगा एयर्स के थ्रू, तो उस तरह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो लाइकवाइज अगर लो टेम्परेचर है, रिजल्ट क्या होगा, लो ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो इस तरह से अब हम इसको ह्यूमिडिटी को मेजर कैसे करेंगे कि कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इसके अंदर, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही मेजर किया जाता है, उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने की हाइग्रोमीटर्स। तो हाइग्रोमीटर्स किसके लिए है, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी हमने एक आपको याद होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हाइग्रोमीटर्स के नाम से कहा जाता है। तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी कितना है, कितना ग्राम में, किस तरह से मेजर करेंगे, हमने तो कर लिया कि ह्यूमिडिटी है, लेकिन एग्जैक्टली परफेक्टली किस तरह से किया जाएगा, तो एक वॉल्यूम लिया जाता है, कोई भी वॉल्यूम 1 2 से ऐसे वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम जो है मेजर ले लिया कि इतना 1 वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, 1 वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ एयर में वाटर वेपर कितना कंटेंट होता है, तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वो हो गया हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इट इज मेजर इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर्स, तो वो जो वॉल्यूम है वो कितना है, ग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्यूब, तो जिस तरह से क्यूब होती है तो उस तरह से वो क्यूबिक
कहा जा रहा है कि क्यूबिक, इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर्स के अंदर उसे मेजर किया जाता है। The ratio between the actual amount of water vapor present in a given volume of air at a given temperature and the maximum amount of water vapor which the same volume of air can be held at the same temperature is known as relative humidity. अब जिस तरह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमने डिस्कस किया, दूसरा आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटीज। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटीज क्या बताया जा रहा है कि रेशियो क्या बता रहा है कि जो एक्चुअल अमाउंट हमने डिस्कस किया था, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की कितना प्रेजेंट है, एग्जैक्टली कितने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, 1 वॉल्यूम में जितना वॉल्यूम था और उसका टेम्परेचर कितना है, और मैक्सिमम वाटर वेपर जो है सम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना वो कंट्रोल होल्ड कर सकता है, टेम्परेचर उतना ही रखा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा और कितना ज़्यादा वो होल्ड कर सकता है, तो उसको कहा जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये तो हो गया हमारा जस्ट एब्सोल्यूट कि हमने एक वॉल्यूम एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कितना कंटेन करेगा। इसमें क्या हो गया कि वाटर जो है, वाटर वेपर रेशियोज का निकाला जाएगा, एक्चुअल अमाउंट कितना है वाटर वेपर का और वॉल्यूम जो है एयर का, टेम्परेचर गिवन दिया गया। उसी में वापस उसको इंक्रीज किसके साथ किया जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, टेम्परेचर विल ऑल्सो बी द सेम, उसको तो वो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज़्यादा रखेगा, उसको कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गया हमारा ह्यूमिडिटी वाला। और उसको मेजर करने के लिए हमने डिस्कस किया था अभी, द मेजरमेंट्स क्या था वो हाइग्रोमीटर्स। ठीक है, तो उसके बाद ह्यूमिडिटी हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो उसका रेशियो जो बताता है वो रेशियो हो जाता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटीज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडेंसेशंस, जो इवापोरेशन हुआ, तो इवापोरेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है कंडेंसेशंस, कि वो ठंडा होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।